गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व नहीं किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। उसमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट दिया गया है। ठीक है, देखिए, मेसर सुदर्शन ट्रेडर इज अ partnership firm in which Ram and Krishna are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. From the following trial balance, prepare a final accounts for the year 2018-19. ट्रायल बैलेंस दिया है और नीचे हमें 6 एडजस्टमेंट्स दी है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट का मार्किंग कर लेते हैं। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, उसका कहीं मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे एडजस्टमेंट का भी मार्किंग कहीं करने की जरूरत नहीं है। तीसरे का मार्किंग कैपिटल को मार्क लगाओ, या यहां तो करंट अकाउंट बना रहे बोलना, उसको भी मार्क मत लगाओ, छोड़ दो। देन प्लांट एंड मशीनरी को मार्क लगाओ, उसके बाद डेटर्स को मार्क लगाओ, प्लांट एंड मशीनरी को मार्क लगाओ, डेटर्स को मार्क लगाओ और उसके बाद इंश्योरेंस को मार्क लगाओ। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर, हमने रूलिंग करके रखा है। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट, वहां जगह नहीं थी इसीलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे बनाया है। आप भी ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे बना सकते हो। ठीक, उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक, करंट अकाउंट क्यों दिया है ये मैं आपका रूलिंग होने के बाद एक्सप्लेन करता हूं, तो रूलिंग कर लीजिए सब लोग जल्दी। कीजिए सब लोग रूलिंग। ट्रेडिंग पी एंड एल, देन पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। हो गया रोलिंग। देखिए, जो ट्रायल बैलेंस दिया है सबसे पहले उस ट्रायल बैलेंस का हम पोस्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ये हमेशा कहां लिखा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 36,000, टू ओपनिंग स्टॉक 36,000, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में 36,000। ठीक, उसके बाद कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब देखिए, अभी तक हमने जितने भी 8-10 क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया गया था। तो हम क्या कर रहे थे, वो कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख रहे थे और इनर में लिख रहे थे। जो भी एडजस्टमेंट होती थी वो सारी एडजस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट में ही कर रहे थे, मतलब कैपिटल में ही प्लस माइनस कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि वो जो कैपिटल अकाउंट था वो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था। वो कौन सी मेथड थी? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब उसमें कैपिटल चेंज हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था। लेकिन यहां पर कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है और करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। यहां पर कैपिटल अकाउंट भी दिया गया है और करंट अकाउंट भी दिया गया है। तो ऐसे समय जो मेथड है वो रहेगी फिक्स्ड
कैपिटल मेथड। कौन सी मेथड रहेगी? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब कैपिटल जो है वो एज इट इज फिक्स्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा और कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो सारी एडजस्टमेंट किसमें करनी पड़ेगी? करंट अकाउंट में करनी पड़ेगी। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, यदि ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट यदि नहीं है, ट्रायल बैलेंस में यदि करंट अकाउंट नहीं है, इसका मतलब मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो अब तक हमने जो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन यदि ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया गया है, इसका मतलब मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहेगा और कैपिटल से रिलेटेड या पार्टनर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी वो सारी एडजस्टमेंट किसमें करनी पड़ेगी? करंट अकाउंट में करनी पड़ेगी। समझा? तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है क्या? हां सर है। तो मुझे बताओ मेथड कौन सी फिक्स्ड की फ्लक्चुएटिंग? मेथड कौन सी रहेगी? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कैपिटल एज इट इज वैसा का वैसा क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, समझाए सबको ये? अब देखो कैपिटल अकाउंट दिया है, राम का कैपिटल 1,60,000 और कृष्णा का कैपिटल 80,000। तो कैपिटल अकाउंट एज इट इज वैसा का वैसा लायबिलिटी में लिख दीजिए। तो लिखो लायबिलिटी में कैपिटल अकाउंट, उसके नीचे राम और कृष्णा। राम का कितना है? 1,60,000। कृष्णा का कैपिटल कितना है? 80,000। तो दोनों का कैपिटल हो गया 2,40,000। यहां कैपिटल में कुछ भी करना नहीं है, ये फिक्स्ड हो गया, अगले साल भी इतना ही रहेगा। देन करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट दिया है, राम का बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया है और कृष्णा का बैलेंस डेबिट साइड में दिया है, बराबर। तो हमने करंट अकाउंट ओपन किया है, तो ये करंट अकाउंट का बैलेंस उस अकाउंट में लिखेंगे। जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड में आएगा, जिसका बैलेंस डेबिट है वो डेबिट साइड में आएगा। तो लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का क्रेडिट बैलेंस है सर, राम के नीचे लिखो 8,000, कृष्णा में डैश दे दीजिए। कृष्णा का डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कृष्णा का है 4,000, ठीक है, यहां तक समझा सबको? उसके बाद नेक्स्ट दिया है परचेसेस। मतलब हमने गुड्स परचेस किए, मतलब वो हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो गुड्स परचेस करना ये हमारे बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस है। इस वजह से वो कहां आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। नीचे कहीं रिटर्न है क्या? चेक कर लो, रिटर्न नहीं है, जाने दो आउटर में। टू परचेसेस 1 लाख, परचेसेस 1 लाख। उसके बाद सेल्स। अब जो गुड्स हमने खरीदे वो हमने बेचे। यदि परचेसेस हमारा एक्सपेंस है तो सेल्स ये हमारा इनकम होगा। इनकम है, बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में। नीचे रिटर्न चेक कर लो है क्या? नहीं है तो सर आउटर में जाने दीजिए उसको। 2,08,000, 2,08,000। देन सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स मतलब कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है। कस्टमर मतलब ऐसे लोग जिनको हमने क्रेडिट पर क्या किया है? बेचा है। तो हमें उनसे पैसा लेना है। पैसा लेना है मतलब रिसीवेबल है। पैसा लेना है मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आवर असेट। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखो, उसको मार्क लगा के रखा है, इनर में लिखो सन्ड्री डेटर्स 173,500,
उसके बाद सैंड्री क्रेडिटर्स। अब डेटर्स मतलब वो लोग जिनको उधारी में बेचा है, अब क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनसे उधारी पर खरीदा है। मतलब हमने उधारी पर गुड्स खरीदे तो हमें उन्हें पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब पैसा देने के लिए हम लायबल है, पैसा देने के लिए हम लायबल है, मतलब हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में इसके बाद 4 लाइन छोड़कर क्रेडिटर्स, सैंड्री क्रेडिटर्स 41,800, सैंड्री क्रेडिटर्स 41,800। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल है ना, तो एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखो, डेटर्स के बाद 2 लाइन छोड़कर बिल्स रिसीवेबल 47,000, बिल्स रिसीवेबल 47,000। ठीक, उसके बाद बिल्स पेबल। अब रिसीवेबल यदि असेट है, पेबल, पेबल मतलब हमें देना है, देना है मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिखिए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 21,000, बिल्स पेबल 21,000। उसके बाद कमीशन डेबिट में है कि क्रेडिट में है, डेबिट में है, बराबर। डेबिट में जो कमीशन है मतलब हमने कमीशन दिया, हमने कमीशन दिया मतलब वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, हमने कमीशन दिया मतलब वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में लिखो, लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू कमीशन, टू कमीशन। एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में जाने दीजिए 2,800। उसके बाद वेजेस, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करेंगे उनको वेजेस दिए जाते हैं, फैक्ट्री में जो वर्कर काम करेंगे उनको वेजेस दिए जाएंगे। तो बिजनेस के एंगल से वेजेस ये एक्सपेंस है, वेजेस ये एक्सपेंस है, लेकिन ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। ट्रेडिंग के डेबिट में वेजेस अमाउंट इज 1,760, 1,760 नहीं 1,760। देन सैलरी, बिजनेस सैलरी पे करेगा, मतलब बिजनेस के लिए सैलरी ये एक्सपेंस हुआ, बिजनेस सैलरी क्या करेगा, पे करेगा, मतलब बिजनेस के लिए सैलरी ये एक्सपेंस हुआ। अब ये सैलरी ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनको दी जाएगी, ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनको दी जाएगी, मतलब ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसीलिए वो कहां आएगा, पी एंड एल के डेबिट साइड में। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू सैलरी, टू सैलरी 3,000, 3,000। एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में जाने दो उसको। उसके बाद फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर है, क्या वो एक्सपेंस है कि हमारी प्रॉपर्टी है? सर ये हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है मतलब हमारे बिजनेस की असेट है, असेट है तो उसको बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। तो लिखो बैलेंस शीट के असेट में फर्नीचर, आउटर में लिखिएगा 25,000, हमारे पास 25,000 का फर्नीचर है, मतलब 25,000 की हमारी असेट है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, हमारे पास मशीनरी है, मतलब ये भी हमारी असेट हो गई, ये भी हमारी बिजनेस की असेट हो गई। तो बैलेंस शीट के असेट में लेकिन इनर कॉलम में प्लांट एंड मशीनरी 63,000, 63,000। उसके बाद आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ट्रायल बैलेंस में दी हुई आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में दी हुई आरडीडी ये ओल्ड आरडीडी होती है, मतलब पिछले साल वाली आरडीडी होती है। तो ओल्ड आरडीडी हम पी एंड एल के डेबिट में से
चार्ट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो P&L के डेबिट में चार्ट बना लो पहले, टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेट्स, फिर उसमें ऐड करेंगे न्यू आरडीडी, एनआरडीडी, इसमें से लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी। तो ट्रायल बैलेंस में दी हुई आरडीडी ये हमेशा ओल्ड आरडीडी होती है, तो यहां से माइनस करेंगे। अमाउंट इज 1000, 1000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है 10,500, मतलब हमने 10,500 कहीं इन्वेस्ट कर दिए। पैसा इन्वेस्ट किया, क्या वो खर्चा हो गया कि वो असेट बन गई? सर हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो हमारी प्रॉपर्टी बन गई, हमारी असेट बन गई। तो असेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी के बाद 2 लाइन छोड़कर इन्वेस्टमेंट 10,500, 10,500। उसके बाद लोन एंड एडवांस गिवन, मतलब हमने, मतलब हमारे बिजनेस ने किसी को लोन दिया है। अब दिया हुआ लोन कभी ना कभी वापस मिलेगा। आज हमने लोन दिया है, किसी को एडवांस में पैसा दिया है, तो वो दिया हुआ पैसा कभी ना कभी हमें वापस मिलेगा। मतलब हमें वो पैसा क्या करना है, जिसको लोन दिया है उससे फ्यूचर में वापस लेना है। लेना है मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो असेट में लिखो लोन एंड एडवांस गिवन, लोन एंड एडवांस गिवन कितना, 35,240, 35,240। देन इंश्योरेंस 2,500, 2,500 का इंश्योरेंस दिया है। इंश्योरेंस मतलब हमारे बिजनेस के जो गुड्स होते हैं, बिजनेस की जो असेट होती है, हम उसका इंश्योरेंस निकालते हैं, उसका प्रीमियम भरते हैं। तो वो प्रीमियम हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में लिखो, तो इंश्योरेंस इनर में लिखिएगा सर, इंश्योरेंस 2,500। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब जो पैसा हमारा डूब गया, पैसा डूब गया मतलब हमें उतने का नुकसान हो गया। तो देखो यहां बैड डेट्स लिख कर रखा हुआ है, तो इसके सामने लिख दीजिए अमाउंट 500, 500, बैड डेट्स 500। देन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, 15,000। मतलब हमने गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स इश्यू किए, हमने वो बॉन्ड्स क्या किए, खरीद लिए। मतलब हमने हमारा पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में क्या किया, इन्वेस्ट किया। हमने हमारा पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो वो पैसा इन्वेस्ट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट बन गई। इन्वेस्टमेंट ये हमारे लिए असेट बन जाएगी। तो असेट में लिखिए, इनर कॉलम में लिखिएगा सर 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स 15,000। ठीक है, ये आपके ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। एक बार आप ये पोस्टिंग देख लीजिए, फिर हम एडजस्टमेंट पर शिफ्ट होंगे। ठीक, देखिए अब नीचे जो एडजस्टमेंट दी है वो देखिए। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 December 2019 was valued at 38,000। मतलब साल के आखिरी में हमारे पास 38,000 का स्टॉक बच गया। साल के आखिरी के दिन मतलब 31 मार्च 2019 को हमारे पास 38,000 का स्टॉक बच गया। अब साल के आखिरी का स्टॉक है तो उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक लिखा ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक।
ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 38,000। एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट होंगे। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि साल के आखिरी के दिन का स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 38,000। ठीक, समझाइए। उसके बाद अब सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो नई एडजस्टमेंट है। देखिए, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000। मतलब ये जो मेसर्स सुदर्शन ट्रेडर है, ये सुदर्शन ट्रेडर एक पार्टनरशिप फर्म है। वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। जब ये दोनों की, राम और कृष्णा की पार्टनरशिप हुई होगी, उस समय उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी की होंगी कि नहीं? उन्होंने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे। उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। मतलब पार्टनर्स को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा कितना रहेगा, ये सब उस पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। ठीक, तो उस पार्टनरशिप डीड में यह लिखा है कि राम नाम का जो पार्टनर है, राम नाम का जो पार्टनर है, उसको 6,000 रुपए की सैलरी देना है। राम नाम के पार्टनर को 6,000 रुपए की क्या करना है? सैलरी पे करना है। अब ये पार्टनरशिप फर्म सैलरी पे करेगी। पार्टनरशिप फर्म यदि सैलरी पे करेगी तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस होगा। फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस जो है वो P&L के डेबिट में आएगा। एक्सपेंस जो है वो खर्चा है, तो P&L के डेबिट में आएगा। तो लिखो P&L के डेबिट में सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, ब्रैकेट में राम लिखिएगा सर। कितना? 6,000 बराबर। एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट हो गए। अब ये सैलरी 6,000 की किसे पे करनी है? राम को देनी है। तो ये एडजस्टमेंट उसके करंट अकाउंट में करेंगे। हमें ये सैलरी राम नाम के पार्टनर को क्या करनी है? देनी है। देना है तो क्रेडिट टू होम, मनी इज पेएबल। क्रेडिट उसे करो जिसे आपको पैसा देना है। तो मुझे राम को पैसा देना है, तो मैं राम के करंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो राम के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखो बाय सैलरी, बाय सैलरी 6,000 राम को देना है, 6,000। ठीक, उसके बाद उसी पॉइंट में आ गए। एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन 3% ऑन नेट सेल। पार्टनरशिप ये कह रही है कि राम को सैलरी दे रहे हैं तो कृष्णा को कमीशन देना पड़ेगा। कृष्णा को सैलरी नहीं देना है, उसको क्या करना है? कमीशन देना है। कितना परसेंट? तो जो उस पार्टनरशिप फर्म का सेल रहेगा उस सेल्स का 3%। तो सेल्स कितना है? 2,08,000। 2,08,000 का कितना परसेंट? 3%। कितना आता है 2,08,000 का? 3%। मैं यहां रफ वर्क करता हूं। 3%, 3/100, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। 3 into 0, 0, 8 3s are 24, 2, 3 into 0, 0, 2, 3 2s are 6, 6,240, 6,240। तो 6,240 का जैसे इसको 6,000 की सैलरी दी, वैसे कृष्णा को कमीशन देंगे। मतलब पार्टनरशिप फर्म कमीशन दे रही है। मतलब फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो P&L के डेबिट में लिखो कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ब्रैकेट में कृष्णा लिख दीजिएगा सर।
कितना 6,240 6,240। अब ये कमीशन, जैसे सैलरी किसे देनी थी? कृष्णा को, सॉरी राम को। कमीशन किसे देना है? कृष्णा को। तो क्रेडिट टू होम, मनी इज पेबल, तो कृष्णा के क्रेडिट में बाय कमीशन, बाय कमीशन। कितना? 6,240। ठीक, उसके बाद समझाए सबको ये? देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। अब पार्टनर्स ने जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो राम ने अपना 1,60,000 रुपया बिजनेस को दिया, कृष्णा ने 80,000 दिया। मतलब ये पार्टनरशिप फर्म वो पार्टनर से लिया हुआ पैसा बिजनेस में यूज कर रही है। ये पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स ने जो पैसा लगाया उसको क्या कर रही है? बिजनेस में यूज कर रही है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी? उस पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट देगी। अब पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देगी मतलब बिजनेस के लिए वो क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। बिजनेस के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे राम, कितना परसेंट? 5%। तो 1,60,000, इसका 10% मतलब 16,000, 5% मतलब 8,000 आएगा, 8,000। 80,000 का 10% मतलब 8,000, आधा मतलब 4,000, ऐसा 12,000। ठीक, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट में लिखा। अब ये इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को देंगे, राम को देंगे 8,000, कृष्णा को देंगे 4,000। तो हमें ये पैसा उन दोनों को देना है। तो क्रेडिट टू होम, मनी इज पेबल। तो यहां डेबिट में तो उनके करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट 8,000 और 4,000, 8,000 और 4,000। देन सबको समझ में आई है थर्ड एडजस्टमेंट? देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब डेप्रिसिएशन की वजह से असेट की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। तो असेट में से माइनस करो, असेट में से लेस करो, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो 63,000 का 5% कितना आएगा? 3,150, क्योंकि 6,300 ये आधा आएगा, 10% आएगा। तो 5% 3,150, 3,150। तो 63,000 माइनस 3,150, 59,850, 59,850। अब ये डिप्रिसिएशन की वजह से मेरे असेट की वैल्यू मतलब मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई मतलब मुझे उतने का नुकसान हो गया, उतने का लॉस हुआ। तो दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा पी एंड एल के डेबिट साइड में। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, to depreciation on plant and machinery। कितना? 3,150, 3,150। Then next, ₹3,000 from our customer, वहां 3,000 from our customer is not recoverable। हमारे कस्टमर मतलब डेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा लेना है। साल के आखिरी में यह पता चला कि हमारा एक कस्टमर था जिससे 3,000 रुपए लेने थे, वो हमें चुना लगाकर चला गया। मतलब हमें उससे
3,000 रुपए नहीं मिले, हमें उससे 3,000 रुपया नहीं मिला। मतलब ये 1,73,500 में से 3,000 रुपया नहीं मिला, बराबर। तो वो पैसा नहीं मिल रहा है उससे, तो यहां से वो अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो लिखो लेस फर्दर बैड डेट्स, लेस फर्दर बैड डेट्स 3,000, आउटर में आएगा 170, 1,70,500। अब 3,000 रुपीज डूब गए, पैसे डूब गए, मतलब हमारा उतने का नुकसान हो गया। मेरा ऑलरेडी 500 रुपया डूबा हुआ है, अब और 3,000 रुपया डूब गया, तो मेरा बैड डेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें ऐड करेंगे, तो 3,000 फर्दर बैड डेट्स, 3,000 फर्दर बैड डेट्स। तो न्यू आरडीडी कुछ नहीं है, तो 3,500 माइनस करेंगे 1,000, तो 2,500 आउटर में आएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 500, मतलब ये जो इंश्योरेंस पे किया है 2,500 रुपया, इसमें से 500 रुपीज प्रीपेड है। प्रीपेड है मतलब अगले साल का हमने इस साल ही क्या किया, पे कर दिया। ये जो 2,500 रुपया है, इसमें से 500 रुपीज अगले साल का है, जो हमने आज क्या किया, पे कर दिया। अब अगले साल का यदि खर्चा हम इस साल पे करेंगे, इस साल का खर्चा है क्या, नहीं है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो यहां से उसको क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे। तो लिखो लेस प्रीपेड, प्रीपेड 500 रुपया, तो ऑर्डर में आएगा 2,000। अब ये 500 रुपया अगले साल का मैंने आज ही पे करके रखा, अगले साल का 500 रुपया मैंने आज ही पे करके रखा, तो अगले साल मुझे क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज लेनी है, इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज लेनी है, मतलब सर्विसेज रिसीवेबल है। तो एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 500। ठीक, अब एक हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब जो नीचे नहीं दी है लेकिन ट्रायल बैलेंस में है। कौन सी, ये 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाली। ये 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने खरीदे 1 जनवरी 2019 को। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने खरीदे 1 जनवरी 2019 को, और हम ये फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को। मतलब मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट जनवरी में थी, फरवरी में भी थी, मार्च में भी थी। इसका मतलब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इस अकाउंटिंग ईयर में, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इस अकाउंटिंग ईयर में मेरे पास 3 महीने थे, तो मुझे उस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पर, उस इन्वेस्टमेंट पर 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। सही कि गलत? समझा सबको? क्योंकि मैंने 1 जनवरी को खरीदा, तो मेरे पास जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने को गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे ना, तो उस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पर मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। लेकिन हमने पूरे ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग किया, वहां कहीं पर भी इंटरेस्ट नाम का इनकम नहीं है। इसका मतलब हमें वो 3 महीने का इंटरेस्ट मिला ही नहीं, लेकिन है तो इस साल का इनकम। तो देखिए, मैंने 15,000 मेरा फर्क यहां कर रहा हूं, 15,000 इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट ने कहा 12% से इंटरेस्ट देंगे। ऐसे मुझे कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का। ये 12 कैंसल, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, 15 3 45, 450 रुपया बराबर। तो 450 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला।
लेकिन है तो ये इस साल के 3 महीने की इनकम ना, इस साल की इनकम है, इसीलिए इस साल के इनकम में पहले लिखिए। लिखो पी एंड एल के क्रेडिट बाय आउटस्टैंडिंग, तो बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ब्रैकेट में लिखो 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12 हो आएगा 450। इनकम है इसीलिए इनकम में लिखा। लेकिन ये 450 रुपया हमें मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। अभी नहीं मिला तो फ्यूचर में मिलेगा। मिलेगा मतलब आज रिसीवेबल है, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऐड करेंगे। करो ऐड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक। वहां दी भी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब क्लोज करो, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, टोटल लो क्रेडिट की, तो बेटा कैश क्रेडिट की टोटल 2,08,000 प्लस 38 246, डेबिट 137,760, सिंपल है 137,760। अब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखो, लिखो क्रेडिट और डेबिट में 246 2,46,000 2,46,000। अब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में से 6 गए 4, यहां 10 में से अगर 9 आया होगा, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 7 नहीं जाएंगे, 15 में से 7 गए 8, 3 में से 3 गए 0, तो 1,08,240 1,08,240 ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है इसीलिए डिफरेंस डेबिट में लिखना पड़ेगा, तो यह आया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन 1,08,240। इसको ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल अकाउंट में, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक। ये यहां डेबिट में है तो पी एंड एल के क्रेडिट में जाएगा, तो पी एंड एल के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,08,240 1,08,240। अब पी एंड एल को क्लोज करेंगे, पी एंड एल के क्रेडिट की टोटल 1,08,240 प्लस 450, तो 1,08,690 1,08,690। अब डेबिट की टोटल लेंगे 0 0 0 0 0 0 0 4 4 प्लस 5 9 8 8 प्लस 5 13 13 प्लस 2 15 15 प्लस 1 16 carry 1 3 plus 1 4 4 plus 2 6 6 plus 2 8 8 plus 2 10 10 plus 6 16 16 plus 6 26 26 plus 2 26 28 28 plus 3 31 3 plus 1 4 41,690 41,690, ठीक। अब यहां पर भी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखेंगे, तो 1,08,690
1,08,690। डिफरेंस 0, 9 में से 9 गए 0, 0, 7, 6, 67,000। डेबिट की टोटल अलग है क्या? 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 6, 16, 16 और 6, 22, 23, 24, 24, 30, 27, 37, 7 है। तो ये 4,000 से बढ़ जाएगा, ये 41,000 हो जाएगा, है ना? 71,000। तो 71,000 ये प्रॉफिट आ रहा। इस प्रॉफिट को कहेंगे नेट प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहेंगे नेट प्रॉफिट। क्रेडिट की टोटल बराबर है डेबिट की टोटल। हम भले फिर से एक बार करके बता देता हूं मैं आपको। 0, 0, 0, देन 4 + 5 9, 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, carry 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 7 8 9 10, 10 + 6 16, 16 + 6 22, 22 + 2 24, 24 + 3 27, carry 2, 2 + 1 3, 37,690। तो 37,690 माइनस करेंगे तो 71,000 का डिफरेंस आएगा। अब फिर से क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है मतलब फिर से इनकम की टोटल ज्यादा है, मतलब ये 71,000 का प्रॉफिट आया। तो इस 71,000 के प्रॉफिट को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनरशिप फर्म का है और इसके 2 पार्टनर है, राम और कृष्णा। राम और कृष्णा। तो ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी 2 लोगों में होगा, राम और कृष्णा में। ऊपर दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2, मतलब ये प्रॉफिट को 3:2 इस रेशो में क्या करना है? डिवाइड करना है। प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड करना है, मतलब 3 + 2 प्रॉफिट के हिस्से कितने होंगे? 5। 5 में से 3 हिस्से जाएंगे राम को और 5 में से 2 हिस्से जाएंगे कृष्णा को। ठीक, तो अब 71,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 5 1 = 5, 5 4 = 20, 5 2 = तो 14,200 इंटू 3 6, 3 0, 3 2 = 6, 4 3 = 12, 42,600 और इसका हिस्सा आएगा 71,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, मतलब इसका हिस्सा आएगा 28,400। तो राम को हिस्सा आया 3/5 42,600, कृष्णा ना को हिस्सा आया 2/5 28,400। 28,400। अब शायद बोर्ड के बुक में उसको इक्वली दिया है क्या, तो उसको करेक्ट कर लो। पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2। ठीक, बुक में करेक्शन कर लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लो 3:2।
तो हमने 3:2 के हिसाब से वो प्रॉफिट क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब ये प्रॉफिट हमें क्या करना है, पार्टनर्स को देना है। अब यहां डेबिट है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, तो लिखो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में, बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर बोर्ड के बुक में भी 3:2 दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने बोर्ड के बुक में सॉल्यूशन निकालते समय इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। उन्होंने किया हुआ गलत है, हमने ये किया हुआ सही है। ठीक है, बोर्ड के बुक में बराबर 3:2 दिया हुआ है, उसके अनुसार ही प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। उन्होंने इक्वली किया है, उनका किया हुआ सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, तो 71,000 ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे। राम का करंट अकाउंट क्रेडिट साइड की टोटल देखो, 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 42 64 600। कृष्णा के क्रेडिट की टोटल 38 640। अब क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे। राम के डेबिट में कुछ नहीं है तो बैलेंस 64 600 ही आएगा। राम के डेबिट में कुछ नहीं है तो बैलेंस 64 600 ही आएगा। कृष्णा की क्रेडिट की टोटल 38 640, डेबिट में 4000 तो बैलेंस आएगा 34 640, 34 640 to balance carried down, to balance carried down। अब ये बैलेंस कौन सा है, जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है उस साइड का बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा जाएगा। डेबिट बैलेंस आया तो असेट, क्रेडिट बैलेंस आया तो लायबिलिटी। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको लायबिलिटी में लिखो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट राम 64 600, कृष्णा 34 640, $99,000 to 40, 99,000 to 40। अब बैलेंस शीट की टोटल लीजिए, करो बैलेंस शीट की टोटल। ज़ीरो 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 लायबिलिटी 0 0 4 4 4 2 + 1 4 2 + 8 10 0 2 + 8 वही है ना। करो सब लोग टोटल। बराबर 10 कैरी 1 1 + 9 10 10 + 1 11 + 1 12 2 carry 1 4 + 1 5 5 + 9 5 + 9 14 14 + 4 18 18 + 2 20 एक मिनट
20 0 ना, 20 का 0 कैरी टू इधर ना, 2 + 2 4, 4,02,040, 4,02,040 सेट की लीजिए। करो सब लोग टोटल। और बैलेंस शीट टैली 4,02,040, 4,02,040। अब जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है उसमें से एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग आप करके लाएंगे, उसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। एडजस्टमेंट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।